हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। अब आप बोलेंगे सर दिल की धड़कनें बढ़ रही है और बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है, कुछ अलग सा फीलिंग आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे टाइम में अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम हो गया है एग्जाम डेट एकदम फिक्स हो गई है। और ऐसे टाइम में आपको प्रेशर नहीं लेना है, बल्कि सब्र से काम लेना है और समझदारी के साथ काम करना है। और आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है अपने स्टडी पर, अभी परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। और वैसे भी मेरे प्यारे रसगुल्लों, जब तक हम आपके साथ हैं और आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। जैसा कि बच्चों हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही हम किसी सब्जेक्ट का वन शॉट खत्म करेंगे, फटाक से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम केमिस्ट्री में 2 नंबर वाले क्वेश्चन के सीरीज को लेकर के आए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्लास है 90 प्लस के लिए है भैया, ध्यान देना। ये जो क्लास रहने वाली है ये आपको 90 प्लस दिलाने वाली क्लास है। 100 में 100% याद रख लेना, क्योंकि बच्चों हमने पहले ही कहा था भैया कि पढ़ो वही जो पेपर में आए। इसलिए आपको उन्हीं टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन कवर कर लेते हैं, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के। उसके बाद भैया 5 से 10 होगा, फिर हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर इसी तरह 4, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी निपटा देंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अदर सब्जेक्ट हो। ठीक है, टेंशन तो लेना ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ भैया, कॉपी और पेन के साथ बैठना बच्चों, क्योंकि क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भैया यहां से पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर अपन देखेंगे तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मोलरता तथा मोललता क्या है भैया, इसको उदाहरण सहित समझाना है। या फिर इसको अथवा में इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर लिखो। और इस क्वेश्चन की बात कर ले भैया, 2010 में आया है, 18 में आया है, 24 में आया है, और भैया ये 2025 में यानी 25 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस हिसाब से भैया हम कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 नंबर वाले हैं, याद रखना। फिर से बता दे रहे हैं, ये सीरीज 2 नंबर वाले क्वेश्चन की है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि प्यारे बच्चों मोलरता किसे कहते हैं। रटाना तो हमारी फितरत में है ही नहीं, बस आपको समझने की जरूरत है। मोलरता किसे कहा जाता है, तो ध्यान से समझना। परिभाषा पहले समझते हैं प्यारे बच्चों। परिभाषा क्या कह रहा है कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। प्यारे बच्चों जैसा कि अपन क्या करते हैं भाई, एक पात्र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक पात्र ले लिया, बोले तो एक कोई बर्तन ले लिया, और इसमें हम क्या करते हैं बबुआ, इसमें मान लेते हैं क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है इसमें, और इसमें क्या करते हैं भैया, इसमें कोई हम पदार्थ घोल देते हैं। बाहर से अपन कोई पदार्थ घोल दिया, जैसे कोई पदार्थ इसमें घोल देते हैं यूरिया ही, या साल्ट घोल देते हैं NaCl। ठीक है, NaCl इसमें नमक घोल दिया। अब जो कुछ घोला जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, उसको विलेय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बबुआ? विलेय कहते हैं। और विलेय की मात्रा हमने कितना घोला है, एक, ये मान लेते हैं कि यहां पर जो भी हम घोले हुए हैं वो क्या है, मोल, उसके मोल को घोलते हैं। ठीक है, यानी इसको मोलों में ही व्यक्त किया जाएगा। और इस विलयन की जो भैया क्वांटिटी है, ये विलयन कितना है, जो सॉल्यूशन है वो कितना है भैया, तो ये है 1 लीटर। कितना है प्यारे बच्चों? 1 लीटर। अब परिभाषा यही कह रहा है कि ये कोई विलयन है और ये विलयन कितना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के, भैया जो कुछ घोला जाए बबुआ विलेय होता है, जिसमें घोला जाए विलायक होता है। जैसे नमक घोल रहे हो, नमक विलेय है, पानी में घोल रहे हो, पानी विलायक है, और नमक पानी जब मिल गया तो विलयन बन जाता है। तो वही कह रहा है कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गया भैया। अब इसका सबसे ज्यादा जो जरूरी है प्यारे बच्चों, वो फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है भैया? फार्मूला। तो हम ये कह सकते हैं
कि मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन ml में। जब ml में करेंगे तो गुणे 1000 हो जाएगा, और जब यहां लीटर में करेंगे भैया, कब लीटर में, जैसे यहां पे हमने लीटर में अगर माना है तो जब हम लीटर में करेंगे तो यहां गुणा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक चीज ये भी ध्यान देना बच्चों, चूंकि भैया ये मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार भी होता है भैया, भार बटे क्या होता है बच्चों, अणुभार। तो यहां पर अब आपको यह समझना है भैया, क्योंकि फार्मूला ही जरूरी है, तो अब हम यूं कह सकते हैं कि यह फार्मूला आपका मोलरता बराबर क्या निकल आया भाई, मोल के स्थान पे हम क्या लिखेंगे कि भार बटे अणुभार, यानी किसका भार, विलेय का भार, यानी विलेय का भार बटे अणुभार, यानी विलेय का अणुभार, और नीचे क्या होगा भैया, विलयन का आयतन। ठीक है, आयतन किसमें, लीटर में। जब लीटर में लिख रहे हैं तब हम गुणे 1000 नहीं करेंगे, बट अगर ml में लिखेंगे तो गुणे 1000। अब समझने का प्रयास करिए, ये तो इस तरह से है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं, तो भैया कैपिटल M बराबर, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा, इधर थोड़ा लिखते हैं कि कैपिटल M बराबर भार बटे अणुभार, यानी W बाई क्या हो जाएगा M, फिर उसके बाद मेन बटा, क्योंकि भार को W से दर्शाएंगे, ठीक है, विलेय का भार W, विलेय का अणुभार स्मॉल m, और विलयन का आयतन भैया वॉल्यूम, ये कैपिटल V से, और जब अब लीटर हटाकर ml में रखेंगे तो गुणे 1000 हो जाएगा। अब यहां पे जब मेन फार्मूला आप लिखना चाहेंगे तो m बराबर ये हो जाएगा क्या चीज भैया, W बाई M। ध्यान से समझना, ये आपका मेन फार्मूला, भाई नीचे कहां जगह है, हाँ नीचे ही लिख देते हैं। मेन फार्मूला जब लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा W बाई M इंटू का V, ठीक है, M इंटू का ये V हो जाएगा, और ये प्यारे बच्चों ml में रहा और गुणे का 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज भैया, ये हो जाएगा मोलरता के बराबर फार्मूला। ठीक है, मोलरता के बराबर फार्मूला। अब इस पे बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये किया गया था कि विलयन की मोलरता और मोलरता में अंतर लिखिए। मतलब कुछ नहीं करना आपको भैया, परिभाषा के साथ बता देना है। तो किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के जितने मोल घोलेंगे वो विलयन के का मोलरता होता है। तो मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे आयतन। ठीक है, क्योंकि यहां पर 1 लीटर में बोल रहा है भैया, तो आयतन लिखेंगे। अब चूंकि भार, यही मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, तो यहाँ पे वो लिख दिया। अब भैया भार को W से दर्शाते हैं, अणुभार को M से दर्शाते हैं, और नीचे आयतन को बच्चों V से दर्शाते हैं, और गुने में यहाँ 100 लिखा है क्या प्यारे बच्चों, ऊपर गलती हो गई बबुआ, यहाँ 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml। तो ये रहा विलयन का, मतलब यहाँ पे मोलरता। चलिए मोलरता को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम समझ लेते हैं भैया मोलरता को। ठीक है बबुआ, हो गया ना। चलिए अब देखते हैं भैया मोलरता को। अब देखिए मोलरता और मोलरता में बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है भैया, समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे रसगुल्लों, बस थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने बताया है उसमें भी आपको फिगर के माध्यम से सेम इसी तरीके से समझाया। ठीक है, इसमें भी अपन क्या ले लेते हैं कि मान लिया इसमें क्या है, कोई भैया कोई विलायक है। ठीक है, इसमें कोई विलायक है। अब की बार भैया यहां पे क्या है, कोई विलायक है, विलायक। अब विलायक का मतलब समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं जल ही है, जिसमें घोला जाए वो विलायक होता है। और मान ले भैया इसमें हम बाहर से कोई पदार्थ घोल रहे हैं, ठीक है,
बाहर से जैसे मान लें कोई भी पदार्थ घोल रहे हैं, जैसे केसीएल ही घोल रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड केसीएल ही घोल रहे हैं, तो जो कुछ घोला जाता है हमको मालूम है कि वो क्या होता है, विलेय होता है। जो घोला जाए, जिसमें घोला जाए भैया वो तो यहां पे विलायक, जैसे जल है तो जल तो विलायक है, ये हमने बता ही दिया है। अब की बार भैया परिभाषा में समझना बबुआ, ठीक है। और एक चीज भाई भूल गए, मोलरता का जो मात्रक है वो मोल प्रति लीटर, इकाई जो मोलरता की होती है मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। अब यहां पे समझने का प्रयास करिए, वहां पे परिभाषा में हमने क्या बताया कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। बट यहां पर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि भैया किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी जहां पर 1 लीटर वर्ड इस्तेमाल किया वहीं आपको 1 किलोग्राम बोल देना है, बस इतना सा अंतर है, ठीक है भैया। तो यहां पे जैसे भाई हमने बता दिया, अब यहां पे भाई परिभाषा तो हो गया कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसको भैया स्मॉल m से दर्शाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं मोललता बराबर, अब की बार भैया फार्मूला क्या हो जाएगा कि विलेय के मोल बटे क्या हो जाएगा भैया, नीचे अब की बार जहां विलयन का आयतन हुआ करता था, अब वहीं पे अब की बार विलायक का भार होगा। अब जब भार लिखेंगे केजी में तब भैया यहां पे गुणे 1000 नहीं कहेंगे। अब चूंकि प्यारे बच्चों हमने ये भी बताया कि जो मोल बराबर होता है वो क्या होता है, इसके बराबर भार बटे अणुभार होता है, इसके बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो हम ये कह सकते हैं भैया कि मोललता बराबर फार्मूला क्या हो जाए आपका, मोललता बराबर इसके स्थान पे क्या रखेंगे भैया, रखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार होगा बबुआ, और नीचे तो प्यारे बच्चों अणुभार ही होगा, यानी विलेय का अणुभार, और नीचे क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है, विलायक का भार। और ये जब भाई ग्राम में लिखेंगे, अभी केजी में ही रहने दीजिए, केजी में ही रखेंगे, तब यहां पे गुणे में कुछ नहीं करेंगे। लेकिन भैया अगर आप इसको ध्यान से समझिए, जब इसको यहां पे अभी बताया ना कि मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं, स्मॉल m बराबर यहां पर रखेंगे, अब विलेय के भार को स्मॉल w, ठीक है, अणु भार को स्मॉल m, फिर नीचे विलायक का भार कैपिटल W, ठीक है। अब जब इसको ग्राम में लिख देंगे तब जाकर के यहाँ 1000 का गुना हो जाएगा। इसको सही से लिखेंगे स्मॉल m बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, चाहे आप m डैश से लिख सकते हैं, नहीं तो ये m से कंफ्यूज हो जाएंगे कि m मिल रहा है, ठीक है। ये मोललता है, कैपिटल M को मोलरता से समझ जाना। तो ये क्या हो जाएगा, W/m इंटू का ये कैपिटल W होगा भैया, और यहाँ पे ये ग्राम में दिया रहेगा, तब जाकर के आप गुणे में 1000 लगा दोगे, और यही आपका क्या हो जाता है, मोललता के बराबर फार्मूला हो जाता है, ठीक है। और ये चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी हैं, कुछ नई चीजें यहाँ है नहीं, ठीक है। जहां पे स्मॉल w क्या है भैया, तो ये विलेय का भार है, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार क्या है, कैपिटल W क्या है प्यारे बच्चों, विलायक का भार है, ठीक है। सब कुछ तो मालूम है बबुआ, आई बात समझ में। और इसका हमने बताया ना, इसकी इकाई अभी भैया मात्रक कह लें, मोललता का जो मात्रक है इसको लिखेंगे मोल प्रति केजी से, ठीक है, मोल प्रति किग्रा। और जो मोलरता इसके पहले देखा था उसका मात्रक मोल प्रति लीटर में, याद रखना भैया। तो ये रहा मोलरता और मोललता, दोनों को भैया हमने अच्छे से देख लिया, समझ में आया बबुआ। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना रसगुल्लों। हो गया, आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, अथवा मैं इसको पूछ सकता है कि मोल अंश क्या है, मोल अंश से क्या समझते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है।
अब यहां से बात कर लें भैया, तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2011, अब ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं, यानी बहुत पिछले भाई पीछे से हमने नहीं देखा है, बाकी उसके पहले भी आया है कि 2011 में, 18 में, 22 में, 24 में, अगर आप देखो तो 2025 में इसको मिस किया गया। तो अब यहां से आपको दिमाग लगाना है कि ये आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि भैया 2025 में इसको मिस आउट किया गया, ठीक है, मिस कर दिया गया है, नहीं पूछा है 2025 में। तो ये समझना कि 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए 100% हम बोल रहे हैं कि टपकेगा, ठीक है, याद रखना भैया। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि मोल अंश या मोल प्रभाज होता क्या है। ध्यान से समझना, फिगर के माध्यम से समझते हैं भैया। जैसे मान लेते हैं बबुआ कि ये कोई एक पात्र है, ठीक है, एक पात्र है, और इसमें भैया हमने क्या किया है, 2 से 3 घटक मान लेते हैं मिक्स किया, जैसे 2 ही घटक मान लें कि 2 घटक हमने इसमें घोले हैं। घटक कौन कौन सा है, एक है ए, दूसरा है बी, ठीक है, इस तरह से इसमें आपका ए बी ऐसा, ठीक है, ये इसमें घोला गया। तो जैसे ए है बी है, तो इतना याद रखना कि 2 घटक हैं। अगर यहां से कोई आपसे पूछ ले कि ए के मोलों की संख्या, तो भाई एन क्या होता है, मोलों की संख्या। अगर ए के मोलों की संख्या कोई आपसे पूछ ले तो आप एन ए से दर्शाएंगे। बी के मोलों की संख्या कोई कह दे तो आप कहेंगे एन बी। अगर सी ले लेते तो तीसरा भी सी के मोलों की संख्या तो आप बोलते हैं एन सी। इसी तरह से कोई बोलता डी अगर हो तो एन डी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब भैया मोल अंश, अंश का मतलब ही होता है हिस्सा, यानी इनमें भाई किसी भी एक का अगर मोल अंश यानी हिस्सा निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, चलिए समझते हैं। परिभाषा पहले देखिएगा बबुआ, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है, कि किसी विलयन में किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता है या जो मोल अंश होता है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो भैया जैसे मान लेते हैं कि माना कि भाई विलयन में ए और बी 2 घटक हैं, जैसा कि भैया दिख रहा है। तो यहां पे प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ए का मोल प्रभाज, अगर कहे कि ए का मोल प्रभाज, ठीक है, थोड़ा नीचे से लिखेंगे, ए का मोल प्रभाज, कोई आपसे ए का मोल प्रभाज पूछ ले तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी घटक का मोल अंश, जैसे ए का हम निकाल रहे हैं तो ए का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो उस घटक के मोलों की संख्या, यानी ए का निकाल रहे हैं तो ए के घटक के मोलों की संख्या, तो यानी ए के मोलों की संख्या तथा कह रहा है, ध्यान देना, उस घटक के मोलों की संख्या बोल रहा है। जैसे भैया अगर हम ए का निकाल रहे हैं तो ए का मोल निकाल रहे हैं तो ए के मोलों की संख्या ऊपर, तथा भैया विलयन में उपस्थित सभी घटक के यानी कुल मोलों की संख्या नीचे रख देंगे का अनुपात, अनुपात का मतलब भैया बटा, और नीचे क्या हो जाएगा, सभी घटक के मोलों की संख्या, यानी सभी घटक के मोलों की संख्या, ऊपर क्या हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या, ठीक है, ए के मोलों की संख्या, नीचे सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, यही तो कह रहा है। अब जैसा कि मान लेते हैं भैया कि माना कि भैया देखिए मोल अंश या मोल प्रभाज को काई या आप एक्स मानिए, ठीक है, दर्शाते हैं एक्स ए या काई ए लिखिए बराबर। अब भैया जैसे निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, ए के मोलों की संख्या लिखेंगे तो एन ए लिखेंगे, ये अनुपात, और सभी घटक में बच्चों एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी जितने होते, अब 2 ही घटक हैं प्यारे बच्चों, तो यहां एन ए लिखेंगे प्लस का एन बी लिखेंगे, यही क्या हो जाएगा भैया, यही हो जाएगा आपका ए का मोल अंश यानी ए का मोल प्रभाज।
अब जहां की भाई Na और Nb का मान कैसे निकलेगा, तो ये आपको भली भांति पता है कि n बराबर W/m होता है, n बराबर W/m होता है भैया। वो चीज न्यूमेरिकल में आपने देख रखा है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो केवल इतना याद रखना कि जिस घटक का मोल अंश निकालना हो उस घटक के मोलों की संख्या ऊपर रखो, नीचे जितने भी घटक होंगे सभी के मोलों की संख्या। तो इसी तरह जैसे अगर हमको निकालना है भैया बी का, ठीक है, हमको निकालना है तो भैया जैसे हम लिखेंगे बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज या बी का मोल अंश लिखेंगे तो लिखेंगे भैया बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे भैया कुल घटक के मोलों की संख्या लिखेंगे या सभी घटक के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का मतलब कुल मोलों की संख्या, यानी कुल जितना रहेगा पूरा मिलाकर। तो भैया इसको लिखेंगे अब काई या एक्स मानिए आप, ठीक है, बी बराबर भाई बी का कहे तो बी का ऊपर यानी एन बी हो जाएगा और नीचे भैया कुल का मतलब यही चीज एन ए प्लस एन बी। तो ये रहा भैया आपका मोल अंश या फिर बच्चों कह लें मोल प्रभाज का फार्मूला, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा ये टॉपिक है कि मोल प्रभाज या फिर मोल अंश क्या होता है। रटने की जरूरत है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, और आई थिंक इससे आसान आपको मिलने वाला है नहीं। तो चलिए बबुआ जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या है भैया, नेक्स्ट टॉपिक है परासरण दाब क्या है। अब देखिए इसमें वैसे तो परासरण आता है, परासरण दाब क्या है, परति परासरण क्या है, बहुत टॉपिक है परासरण से रिलेटेड, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है परासरण, क्योंकि हमने कहा ना पढ़ो वही जो आपको 90+ दिलाए। तो भैया ये क्वेश्चन बात कर लें 12 में, 14 में, 23 में और 25 में भी आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये मत सोचना कि जो 25 में आया है तो क्या आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये तो रेगुलर वाले क्वेश्चन है। देखिए परासरण दाब समझना है, परासरण दाब समझने से पहले परासरण समझ लो थोड़ा। परासरण क्या होता है बच्चों, जैसे भैया कि इधर कोई विलयन है, क्या है विलयन, और इधर क्या है विलायक। ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली, एक ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक के कण तो जा सके आर पार, लेकिन विलयन के कण, विलय के कण ना जा सके। जैसा कि भाई अंडे के अंदर झिल्ली होती है, प्याज के अंदर झिल्ली होती है, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली। तो भैया जब क्या होते हैं अर्धपारगम्य यानी झिल्ली से क्या होते हैं भाई विलायक के कण आर पार जब निकल जाए तो इनका जो प्रवाह होता है वो परासरण प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है, ये क्रिया परासरण कहलाता है। बट बच्चों हमें यहां परासरण नहीं समझना, हमें यहां समझना है परासरण क्या है, ठीक है भैया, परासरण दाब क्या है। तो एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा हमने लिख रखा है भैया कि किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब, ठीक है। अपन यहां पर बना लेते हैं पहले भैया समझने के लिए, ठीक है, इस तरह से बना लिया भैया। और उसके बाद बच्चों ध्यान देना, ये क्या है, एक झिल्ली है और इस झिल्ली को क्या बोलेंगे, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अभी हमने बताया ना कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, कि वह झिल्ली जिसमें विलायक के कण जैसे जल के कण हो गया आर पार आसानी से चले जाएं, लेकिन विलय के कण ना जाने पाए, ठीक है। और इधर मान लेते हुए बबुआ इधर क्या है विलयन है और इधर क्या है विलायक है, क्या है भैया विलायक है, ठीक है, आई बात समझ में। इधर भैया क्या है विलयन को हम दर्शा दिए इस तरह से और इधर हमने विलायक को
ठीक है, इस तरह से डैश डैश करके दर्शा दिया कि ये विलायक है। ठीक, अब परिभाषा समझिए, कह रहा है कि किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब, ठीक है, जैसे ये कोई सॉल्यूशन है, इस पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, ठीक है, मतलब जो उस विलयन व उसके विलायक के बीच परासरण क्रिया को रोक दे। अभी हमने बताया कि भैया इसमें होता क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कण, यानी ये बात कर लें, उच्च सांद्रता वाले निम्न सांद्रता की तरफ जाएंगे और निम्न सांद्रता वाले मतलब विलयन से कम उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाएंगे, यानी परासरण प्रतिपरासरण होता रहेगा। लेकिन यहां पर यह बोल रहा है कि यदि विलयन पर हम बाहर से कोई दाब लगा दें, तो वही चीज कह रहा है कि विलयन पर लगाया गया वह बाहरी न्यूनतम दाब जो इस विलयन तथा इस विलायक के बीच में, इसके बीच में भैया अभी तक जो भी परासरण प्रक्रिया हो रही थी, मतलब आर पार ये जो कण जा रहे थे, जो परासरण प्रक्रिया हो रही थी, वो प्रक्रिया बंद हो जाए, तो जो न्यूनतम हम दाब लगाएंगे प्यारे बच्चों, वो दाब ही कहलाएगा परासरण दाब। और इसे प्यारे बच्चों पाई से दर्शाते हैं। ठीक है भैया, किससे दर्शाते हैं? पाई से। तो परिभाषा समझ में आ गया ना कि किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब जो उस विलयन, ये जो विलयन है तथा उसके विलायक, ये जो विलायक है के बीच में परासरण, इसके बीच भैया ये जो आप ब्लू यहां पे लिखा है लाइन, ठीक है, ये परासरण को बता रहा है कि परासरण क्रिया को रोक देता है, उसे ही परासरण दाब कहते हैं और इसको पाई से दर्शाते हैं। तो भैया इसका फार्मूला भी अगर लिखना चाहें तो बच्चों पाई बराबर क्या होता है? सी आर टी हो जाता है, या इसी को भैया पाई बराबर सी एस टी लिखते हैं, या बच्चों पाई बराबर, ठीक है, एन अपान वी आर टी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सी बराबर एन अपान वी होता है, या पाई बराबर भैया ध्यान देना ये एन बराबर डब्ल्यू बाई एम इंटू का वी आर टी ऐसा भी होता है। मतलब इसको, इसके कई फार्मूले हैं, ठीक है, फार्मूले की अगर बात कर ले बबुआ तो इसके कई फार्मूले हैं और इसपे कभी कभार न्यूमेरिकल भी याद आ जाता, मतलब दे देता है, तो यहां फार्मूला भी हमने लिख दिया है। ठीक है, बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात कर ले भैया, ये वाला पहला वाला फार्मूला हो गया, यही देता है। ठीक है, याद रखना भैया, और ये भी लॉन्ग में देता है, जब 4 नंबर में न्यूमेरिकल देता है तब आता है, लेकिन हमें यहां परिभाषा पढ़ना था। ठीक, बाकी आप न्यूमेरिकल देख मतलब ये लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी, क्योंकि ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन की सीरीज है, इतना आपको डीपली नहीं जाना, तो नोट कर लीजिए बबुआ। हो गया भैया, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपका है निर्नष्ट समीकरण। तो भैया ये टॉपिक तो एकदम जानदार, शानदार, लाजवाब और दमदार टॉपिक है। ठीक है भैया, ये टॉपिक कहते हैं ना कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, इस टॉपिक की जरूरत है वैसे पेपर के लिए। ठीक है भैया, हमेशा से हमारा यही कहना होता है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि एकदम रेगुलर वाले होते हैं, उन्हीं में से एक ये है भैया। पहले भी आया है बट हमने 16 से उठाया, आप देखिए पहले जरा इसका क्रम तो जरा देखिए, बस क्रम देखिए कि 16 में आया है, 17 में, यानी 2016 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 25 में, मतलब लगातार पूछा गया ये क्वेश्चन है। निर्नष्ट समीकरण क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध स्थापित कीजिए भैया, देगा, या फिर कहेगा निर्नष्ट समीकरण क्या है, या फिर कहेगा निर्नष्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। कई तरीके से पूछा जाता है। मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रोड, भाई इलेक्ट्रोड, क्योंकि जो निर्नष्ट समीकरण होता है वो इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा धातु आयन की सांद्रता के बीच में एक संबंध बताता है। तो कोई एक अभिक्रिया ले लेते हैं भैया, कोई हम एक अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे हमने एक अभिक्रिया ले लिया, अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया ले लिया बच्चों, जैसे अभिक्रिया क्या है? ये सॉलिड फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है,
आयनित अवस्था में है। इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है, के लिए जो नेर्नस्ट समीकरण हो जाएगा, क्योंकि भैया हमने बताया ना कि इसमें लिखना आपको कुछ भी नहीं है, नेर्नस्ट समीकरण में 2 नंबर में जब भी आएगा तो इतना अगर लिखना चाहे आप एक लाइन स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि जो नेर्नस्ट समीकरण है ये किसी इलेक्ट्रोड के, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा धातु आयन की सांद्रता के बीच में संबंध को बताता है। ठीक है भैया, तो जैसे ये कोई अभिक्रिया है इलेक्ट्रोड के लिए, और यहां पर ध्यान देना इसके लिए जो भी नेर्नस्ट समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों E बराबर E0 माइनस का 2.303 RT अपान का NF होता है, NF। उसके बाद भैया ये लॉग बेस 10, फिर ऊपर हो जाता है धातु आयन और नीचे धातु आयन की सांद्रता M पे N प्लस, ठीक है, ये हो जाता है। अगर यदि इसमें ध्यान दो कि भैया यदि जैसे धातु आयन की सांद्रता, यदि यहां पे कि जो M है इसका मान 1 मान लिया जाए, एकांक हो जाए, और अक्सर होता है इसमें एकांक, M का मान जब एकांक हो जाए तो भैया ये आपका जो फार्मूला बन जाएगा वो E बराबर भैया क्या बन जाएगा, E0 माइनस का 2.303 RT अपान का NF। ठीक है भैया, ये लॉग बेस 10, उसके बाद भैया यहां 1 अपान ये M पे N प्लस, आपका मेन फार्मूला यही हो जाता है। लेकिन यहां से कुछ चीजों का ध्यान आपको और रखना है भैया, किन चीजों का अपन बता रहे हैं। देखिए यदि R का मान रख दें, R क्या है, गैस स्थिरांक है, T क्या है भैया, यहां परमताप है, T का मान भी रख दें, ठीक है, F क्या है, फैराडे नियतांक 96,500 उसका मान होता है। सब मान अगर रख दें तो इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, या करके प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया, ध्यान देना, यहां से आपको समझने की जरूरत है। इसको बच्चों इस तरीके से भी लिखा जा सकता है भैया, E बराबर E0 माइनस का, ध्यान दो जब पूरा का पूरा मान रख देंगे तो ऊपर केवल 0.0591 हो जाएगा और नीचे केवल और केवल n बचेगा। क्या बचेगा भैया, n बचेगा, ठीक है। और यहां पे भैया फिर आ जाएगा लॉग बेस 10 और ऊपर 1 अपान ये m पे n प्लस आयन, ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला हो जाएगा। अब ये इसलिए भी ज्यादा आपके लिए और अच्छा है क्योंकि प्यारे बच्चों इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, 3 से 4 नंबर में देता है भैया, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव वगैरह ऐसा दिया रहेगा, तो हमें हर बार R T N ये सब F रखने की जरूरत ही नहीं है। तब ये फार्मूला आपके लिए एकदम बेस्ट यानी सटीक बैठता है। समझ में आ गया। अब चलिए इसमें संकेत का मतलब भी जान लेते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। ठीक है भैया, तो सब कुछ जानना बेहद जरूरी है प्यारे बच्चों। तो भैया सब कुछ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि E क्या है, ठीक है, E क्या है, E0 क्या है, उसके बाद भैया यहां पे समझिए R क्या है, T क्या है, N क्या है, F क्या है, M क्या है, M पे N प्लस, ठीक है, ये क्या है, तो सब का मतलब जानना बेहद जरूरी है। ठीक है भैया, E क्या है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव है। E क्या है भैया, इलेक्ट्रोड विभव है। E0 क्या है तो इसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। R क्या है भैया, तो गैस स्थिरांक है, ठीक है। उसके बाद T क्या है तो ये ताप को दर्शाता है, और N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि कभी कभार देता है नेर्नस समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए, तो इन सब का मतलब भी जानना जरूरी है। ठीक है,
एफ क्या है, फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक जो कि जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। उसके बाद एम क्या है, ये धातु को बताता है, ये सॉलिड स्टेट मतलब अवस्था में होता है। एम पे एन क्या है, तो धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता। तो ये भैया क्या हो जाता है, निर्नष्ट समीकरण, है ना मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग यानी लाजवाब टॉपिक है। तो चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला टॉपिक अपना है कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर कहेगा कि कोलराउस के नियम को समझाइए। ठीक है, और ये टॉपिक भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है भैया। इसको भी अगर हम देखें प्यारे बच्चों कि 2014 में, 17 में, 18 में, 19 में, 23 में और 25 में, तो इस हिसाब से अगर हम बात कर लें तो भैया ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम के नजरिए से। ये टॉपिक तो हमने इसके पहले भी जब ये सब करवाए थे तो आपको वन शॉट में भी बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। तो कोलेराउस का नियम क्या कहता है, चलिए ध्यान से समझना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, टॉपिक क्या है भैया, कोलेराउस का नियम। ये कोलेराउस वैज्ञानिक का नाम है भैया। और कोलेराउस का नियम क्या कहता है पहले वो समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है। कोलेराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो मतलब समझना, अनंत तनुता का मतलब कि कोई विलयन इतना पतला हो जाए कि उसमें आयनों के बीच में कोई अंतः क्रिया हो ही ना। ठीक है, कोई विलयन इतना पतला हो जाए कि उसमें आयनों के बीच में भाई जो भी विलायक के कण हो, यानी उनके बीच आप जो कुछ भी घोलो उनके आयनों के बीच में अंतः कोई टकराव या कोई क्रिया हो ही ना, तो उस स्थिति को ही अनंत तनुता कहते हैं। जैसे बच्चों की यहां पे समझने का प्रयास करिएगा बबुआ, हम क्या करते हैं, जैसे यहां पे HCl या KCl या NaCl कई बार आपको बताया है, कुछ भी इसमें घोल दें तो भैया इसमें जब घोलेंगे तो ये Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में, यानी जब धारा का प्रवाह करेंगे, ये कोई वैद्युत अपघट्य, क्योंकि NaCl हो गया, HCl हो गया, KCl हो गया, ये सब एक वैद्युत अपघट्य हैं, यानी इनके जलीय विलयन में धारा गुजरेगी, धारा प्रवाहित होगी। तो जब इसको भैया हम क्या करेंगे, यहां पे घोल देते हैं और धारा इसमें प्रवाह करेंगे तो भैया ये Na प्लस में Cl माइनस में टूट जाएगा। तो यहां पर वही कह रहा है कि अनंत तनुता पर, यानी ऐसी स्थिति कि जिसमें हमने बताया कि विलयन इतना पतला हो कि आयनों के बीच में कोई टकराव ही ना हो, यानी कोई क्रिया ही ना हो, तो कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है, जैसे इसमें मान लेते हैं NaCl हमने घोल लिया है, जैसे NaCl घोल लिया है तो वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अब यहां पे भैया लेमडा और यहां पे अनंत लगाएंगे तो अनंत तनुता, M लिखेंगे तो मोलर चालकता, ये पूरा मोलर चालकता को बता रहा है। अब एक वैद्युत अपघट्य फॉर एग्जांपल अपन NaCl लिखे हैं, तो वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है, कह रहा है कि उसके धनायनों, यानी इसमें जो है धनायन, ठीक है, धनायन यानी इसको जब करेंगे मतलब तोड़ेंगे भैया तो ये किसमें, ये धनायन में, किसमें भैया, तो यहां डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, ये Na प्लस में, और उसके बाद और एक दूसरा जो ये आयन में टूटेगा Cl किसमें, माइनस में। तो कह रहा है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत, ये अनंत तनुता को बता रहा है, अनंत तनुता पर ये वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों के भैया बोल रहा है चालकताओं के योग के क्या होता है बबुआ, बराबर होता है। यही तो भैया इसमें लिखा गया है नियम में। ठीक है, और इसी नियम को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी नियम को बोलते हैं कोलराउस का नियम। क्या कहते हैं भैया,
कोलराउस का नियम। और जरूरी नहीं है, ये किसी के लिए भी आप लिख सकते हो। जैसे आप HCl मान लोगे तो यहाँ H प्लस में, यहाँ Cl माइनस में, KCl ले लोगे तो यहाँ K प्लस में, Cl माइनस में, वहां KCl फिर हो जाएगा। आप कुछ भी मान सकते हो भैया, जरूरी नहीं कि आप NaCl ही लो, आसान लगता है इसलिए हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोलराउस का नियम। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए। यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी अगर हम बात कर लें भैया, देखते हैं 2005 में, 7 में, 13 में, 15 में, 24 में, तो भैया 25 में मिस किया गया है। अगर 25 में इसको मिस किया गया है तो याद रखना ये क्वेश्चन आप सबको भी मिस कर रहा है कि 24 में हम क्या कहते हैं, 26 में हम जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए एकदम कमर कस के तैयार हो जाओ। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है, और इसको प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख करना है। समझने का प्रयास करिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, इससे आसान कुछ भी नहीं है भैया। ये क्या होता है, एक मान लेते हैं अर्धसेल है, ठीक है, और यहां पर जैसे कोई धातु की क्षण को हम डुबो दे रहे हैं, इसमें हमने किसी धातु की, जैसे ये कोई विलयन है ZnSO4 का सॉल्यूशन है और इसमें हमने एक जिंक की क्षण को भी डुबो दिया। तो परिभाषा समझने का प्रयास करिए, बहुत सिंपल है कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबो देते हैं तो उस धातु की क्षण और इस विलयन के बीच में, इनके बीच में एक विभव स्थापित होता है। ठीक है, ये भैया सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये धातु, कोई धातु की क्षण है, जैसे जिंक धातु की क्षण है और जिंक सल्फेट का विलयन है। तो ये परिभाषा भाई, ये नियम जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव है, ये कहता है कि जब किसी धातु की क्षण उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है, या धातु की क्षण को डुबोते हैं, तो इस धातु की क्षण और विलयन के बीच में एक विभव स्थापित होता है, एक विभव उत्पन्न होता है। इस विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गया। तो अब हम परिभाषा लिखेंगे बबुआ, कैसे लिखेंगे कि जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच एक विभव स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो पहला है ताप, यानी ताप की उपस्थिति में ताप कम या ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव भी परिवर्तित होगा। दूसरा है धातु की प्रकृति, यानी हर धातुओं की प्रकृति अलग अलग होती है। ठीक है, किसी धातु का के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा होगा तो किसी धातु के लिए कम, क्योंकि हर धातु में चालकता एक जैसे नहीं होती है। अगला है भैया विलयन की सांद्रता। तो भैया विलय की मात्रा ज्यादा होगी तो सांद्रता अधिक होगी, विलय की मात्रा कम होगी तो सांद्रता कम। तो सांद्रता भी पर भी ये क्या है, इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। अगला है वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति, की वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति कैसी है। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्या चीज, इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए बबुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। सारे के सारे टॉपिक एक से बढ़ के एक है, हम पहले भी बता चुके हैं, हल्के में मत लेना भैया। ठीक है, नहीं तो पेपर देने के बाद आप आओगे कि बोलोगे सर आपने सही कहा था लेकिन हमने ही फोकस नहीं किया, क्योंकि हर साल ऐसा देखने को मिलता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या है, तो प्यारे बच्चों 2020 में, 22 में, 24 में, तो भैया 25 में इसको भी मिस किया गया है। ठीक है, इसलिए 26 में तैयार रहो भैया, पहले से ही आपको बता दे रहे हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों। परिभाषा पहले समझ लेते हैं, एक लाइन की परिभाषा है, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं।
ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझना, जैसे कोई अभिक्रिया है, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, जैसे कोई अभिक्रिया है, यहां से भैया ए से कोई उत्पाद बन रहा है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहां पे हमको मालूम है कि जब ए की सांद्रता, इसकी सांद्रता में कमी आएगी तो इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी, ठीक है, यानी इसकी सांद्रता में परिवर्तन, ए की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो इसमें भी परिवर्तन, यानी ये विलुप्त होगा तभी जाकर के ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर भैया जैसे मान लेते हैं कि माना एकांक समय dt में अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है बबुआ, जो परिवर्तन है वो dx होता है, तो अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा, तो अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा या अभिक्रिया की दर जिसको कहते हैं वो क्या हो जाएगा भैया, dx अपान dt। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा dx अपान dt। ये अभिक्रिया की दर को बताता है। और भैया यहां पे ध्यान देना एक चीज, इसका मात्रक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुविकल्पी में भी और वैसे भी। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या इसको भैया मोल प्रति लीटर प्रति क्या बोल जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट में भी आ सकता है ऑप्शन में, तो याद रखना, ठीक है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक। आई बात समझ में, ये रहा अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि क्या है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन किया जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रेगुलर आता है। अगर वैसे भी देखें 2013 में, 18 में, 20 में, 22 में, 25 में, देखिए ये रेगुलर लगातार बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों जब हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे थे, यानी टॉपिक वाइज, तब भी अच्छे से समझाया था, वन शॉट में भी, बट अब उसको नहीं हमें देखना है भाई, वन शॉट में जो था वो तो है ही, लेकिन अभी हमको इंपॉर्टेंट वाले देखना है तो उसके हिसाब से देखेंगे। देखिए कोटि का मतलब बस अपने दिमाग में एक चीज याद रख लेना भैया कि अभिकारक की सांद्रता के घात का योग, ये घातों का योग ही कोटि होता है। तो परिभाषा लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को क्या कहते हैं भैया, अभिक्रिया की कोटि। मान लेते हैं प्यारे बच्चों कोई रासायनिक अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया है भैया, कोई एक अभिक्रिया है प्यारे बच्चों कि ए और प्लस का बी करके, जिसमें यहां पे भैया अणुओं की संख्या ए यहां पे है, एन है और यहां एम है, ठीक है, और ये एरो करके क्या बना रहा है, एक उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा है भैया, तो कोई एक उत्पाद बना रहा है। तो यहां पर जो एन ए है, मतलब एन है और एम है, अगर यहां पर बात कर लें ये अणुओं को बताएगा, तो सबसे पहले इसका जो समीकरण होगा दर समीकरण, तो दर समीकरण में हम R बराबर क्या लिखेंगे, के लिखेंगे भैया, और उसके बाद ए लिखेंगे, ठीक है, इनटू का ये बी लिखेंगे। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि जो यहां पे भैया एन दर्शा रहा है, एन और एम, यही क्या बता रहा है, इसमें अभिकारक की सांद्रता के घात बता रहे हैं। अब जैसे यहां पे हम इसको एक्स वाई से मान लें, और जैसे एक्स और वाई मान लें इसकी जगह पर,
तो ये जो एक्स वाई है एन और एम के बराबर भी हो सकते हैं, उस भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो यहां पर हमने दर्शा दिया कि जैसे ही एन और एम मान लेते हैं भैया ये क्या है, इसकी घात हो गई है, या आप एक्स वाई ले सकते थे, कोई दिक्कत ना। तो यहां पर अब अगर आपसे कोई कोटि पूछ ले कि कोटि कितनी है, तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा, हमने बताया कि अभिकारक, ये क्या होता है, ए और बी क्या है, अभिकारक है, और कोष्टक ये वाला लगा देते हैं तो सांद्रता वर्ड यूज किया जाता है, सांद्रता पढ़ा जाता है। तो अभिकारक की सांद्रता के घात, घात क्या है, m और n है, का योग, यानी घातों का योग n प्लस m, घातों का जो योग होता है वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्योंकि बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा r बराबर दिया रहेगा k, फिर दिया रहेगा a की पावर यहां पे 1/2, b के पावर दिया रहेगा भैया 1, और c के पावर दिया रहेगा आपका जैसे यहां से 1/2। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे कर लेगा, क्वेश्चन कर लेगा कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है, और ये पूछा गया है 2025 में भी। देखो भैया ये 2 नंबर का क्वेश्चन एक आया हुआ है, ठीक है, और किसी एक सेट में तो अभिक्रिया की कोटि क्या है ऐसा पूछा था। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ऐसा देगा सवाल में ही, इस तरह से सवाल में ऐसे ही देगा और पूछ लेगा इसकी कोटि क्या है, तो जितनी ये घातें हैं बस घातों को जोड़ देना है। तो यहां पर वही चीज बताया हमने, कोई अभिक्रिया लिया, अभिक्रिया का दर समीकरण लिया, और यहां पर ध्यान देना जो अभिकारक की सांद्रता की घात होती है, घातों के योग को ही क्या कहते हैं बच्चों, कोटि कहते हैं। तो भैया एकदम सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है बबुआ। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भैया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे भैया। क्योंकि यहां पे देखिए 2006, 2008, 2012, 2013, 14, 16, 18, 20, 24, मतलब सीधा सा सिद्धांत है कि ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 25 नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि एकदम तैयारी में रहो, 26 में टपकेगा, फिक्स है भैया, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इस पे आप क्या करिए, ताला लगा लीजिए, एकदम अपने दिमाग में छाप लीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है भैया, तो वह अभिक्रिया, परिभाषा पहले समझ लेते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। इसमें बोल रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। या फिर एक और परिभाषा है भैया कि वह अभिक्रिया की मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे, यानी निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई एक अभिक्रिया है भैया, ठीक है, कोई अभिक्रिया है, ए से यहां पे पी उत्पाद बन रहा है, इसके लिए भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया जो बोलती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या बोलेगा, इसमें यही तो बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, अब अभिक्रिया की जो दर होती है भैया, अभिक्रिया की दर वो किसके समानुपाती होती है, तो कह रहा है कि अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात, यानी अभिक्रिया की दर को किससे दर्शाते हैं प्यारे बच्चों, तो dx/dt से। ये किसके समानुपाती हो, अनुक्रमानुपाती होगा, तो भैया कह रहा अभिकारक, अभिकारक को दर्शाएंगे किससे, तो a से, कि सांद्रता, तो सांद्रता ये कोष्टक लगा दिया, कि शून्य घात,
तो भैया यहाँ पे शून्य घात लगा दिया, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे यही तो कहना भैया, यही तो हमें समझना था कि इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, वो क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा शून्य। अब इसको हटाना भी चाहें, जिसे dx/dt बराबर हम करना चाहें, तो यहां जब बराबर हटाएंगे तो ये k लग जाएगा और यहाँ पे a की घात में ये 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको इसी को तो r बराबर दर बराबर लिखा जाता है, तो r बराबर k और a की घात में 0 लगा सकते हैं। तो बस हमें वो नहीं समझना, हमें केवल इतना बताना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में परिभाषा से मतलब है बबुआ, तो चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया ना, आगे चलते हैं भैया। अगला देखते हैं कि संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जहां पर बच्चों परिभाषा में हमने शून्य घात के अनुक्रमानुपाती लिखा था, वहीं प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती लिख देना, पूरी परिभाषा सेम हो जाएगी। ठीक है, बस अंतर कुछ नहीं है। अब देखिए संक्रमण तत्व अथवा डी ब्लॉक के तत्व क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। ठीक है, और इसको भी अगर देखिए 2005 में, 7 में, 8 में, 14 में, 17 में, 22 में, 24 में लगातार पूछा है, लेकिन 25 में देखने को नहीं मिला। इसलिए भैया 2026 में आप तैयार रहो एकदम फुल तैयारी के साथ। अब देखिए डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है प्यारे बच्चों, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, ठीक है, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, 2 बार स्थित हो गया है, स्थित होते हैं, यही कारण है कि इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। आपने डीजे देखा होगा, अब देखा क्या होगा, बहुत सारे बारात में आपने नागिन डांस किया होगा, है ना भैया। इधर एस ब्लॉक होता है, इधर पी ब्लॉक होता है और बीच में डी ब्लॉक, और नीचे जो 2 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं भैया, इन्हें एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इन्हीं को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभार करता है कि डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो इसका कारण यह है कि ये एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसी कारण से इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है भैया कि डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है, ठीक है, इसमें संक्रमण तत्व में। आई बात समझ में? तो भैया जितना कुछ पूछा जाए उतना ही लिखना, बाकी बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं, लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना। वो 3 नंबर वाले में हम बताएंगे लॉन्ग में कैसे क्या होता है, तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं। अब देखिए डी ब्लॉक हो गया, अगर कोई एफ ब्लॉक पूछ ले तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करे उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। उसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड 2 क्षैतिज पंक्तियां हैं। बात समझ में आ गई भैया? उसको भी ना पता हो नोट कर लेना जो कुछ हमने बोला है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट में कि भैया संक्रमण तत्व तथा अंतः संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यह भी प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार देखने को मिला है, जिसमें बात कर लें 16 में, 18 में, 22 में, 24 में ये आया हुआ है, लेकिन 25 में भैया ये नहीं आया है। ठीक है, इसलिए इसकी भी संभावना हो जाती है। तो सबसे पहले हम किसका भैया देखेंगे, तो भैया हम देखेंगे संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो भैया संक्रमण तत्व का देखेंगे, बोले तो इसी को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो संक्रमण तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भैया वो क्या होता है, n-1, n-1
ठीक है भैया, n-1 इंटू का d, और यहां पे 1 से लेकर के ये 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर उसके बाद ये ns होगा भैया, ये 1 से लेकर के 2 तक। ठीक है, ये हो जाता है संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका प्यारे बच्चों? संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भैया हम देखेंगे क्या चीज? अंतः संक्रमण तत्व का, जिसको बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व का। ठीक है, तो अंतः संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अंतः संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो भैया इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। यानी एफ ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है n-2 भैया, उसके बाद इसमें 1 से लेकर के प्यारे बच्चों 14 तक के तत्व होंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, ये क्या रहेगा? ये एफ कोश। ठीक है, 1 से 14। उसके बाद भैया n-1 होगा, ये डी उपकोष, इसमें भैया 0 से 1 तक का। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों ये जो ns होगा, इसमें 2। तो ये हो जाएगा किसका? अंतः संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अंतः संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही बता दिया भैया कि 24 के बाद 25 में नहीं आया है, 22 में देखिए, फिर 23 में मिस किया था, 24 में आया था, फिर उसको इसके बाद 25 में नहीं आया है, तो 26 में ज्यादा संभावना हो जाती है पूछने की, इसलिए याद रखना। नोट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना? आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों के प्रमुख गुणों को लिखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही ना। अब इसमें कारण वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर हम केवल गुण देख रहे हैं। ठीक है, कारण नहीं। कारण मतलब वाला तो लॉन्ग में चला जाता है, 4 नंबर वाले में, 3 नंबर वाले में। अब देखिए ये प्रमुख गुण कहेगा या लक्षणों को कहेगा या फिर कहेगा विशेषताएं लिखिए। ठीक है, कि संक्रमण तत्व के प्रमुख गुण लिखिए, दे देगा 4 प्रमुख गुण लिखिए, आधा आधा नंबर कैसे करके आपको 2 नंबर देगा। ठीक है, या फिर 2 ही लिखने को दे देगा भैया, आपके 2 नंबर का दे देगा। ठीक, अगर बात कर लें ये तो 2000 देखिए 13 में, 16 में, 17 में, 22 में, 23 में पूछा गया। पिछले 2 साल से यानी गुण नहीं पूछ रहा है, कारण बड़ा पूछ रहा है। ये जो कुछ लिखा है ना, इसमें कारण पूछ रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। तो चलिए देखते हैं संक्रमण तत्व के प्रमुख गुण क्या हैं। पहला है ये रंगीन आयन बनाते हैं। ये तो वही हर साल पूछा जाता है। कैसा पूछता है कि रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों? तो कारण वाले क्वेश्चन में याद करो, हमने बताया है। ठीक है, यहां पर भी लाएंगे, जब 3 नंबर वाला क्वेश्चन लाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो अभी 2 नंबर वाला चल रहा है। तो ये रंगीन आयन बनाते हैं। दूसरा, इनमें अनुचुंबकीय गुण होता है। ठीक है, यानी अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तीसरा प्यारे बच्चों, इनमें उत्प्रेरक का गुण होता है, यानी ये उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं। अगला, इनमें धात्विक चालकता होती है, यानी चालकता का गुण विद्यमान होता है। और ये संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये इसके प्रमुख क्या है, कुछ गुण हो जाते हैं या विशेषताएं कह ले हो जाती हैं। ठीक है भैया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाना है भैया कि लिगेंड किसे कहते हैं। कभी कभार देखिए ये क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कभी कभार ऐसे पूछता है, एक दंतुर लिगेंड क्या है, द्विदंतुर लिगेंड क्या है। ठीक है, या दोनों साथ पूछ ले।
तो टॉपिक तो एकदम 100% एकदम खरा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बबुआ। ठीक है, देख सकते हैं वैसे ही बहुत पीछे से नहीं उठाया, 18 देखिए, 20 देखिए, 23 देखिए, 25 देखिए, 25 में भी आया है 2 से 3 सेट में। ठीक है, एक में पूछा है कि एक दंतुर लिगेंड क्या है, एक में पूछा है एक दंतुर व द्वि दंतुर लिगेंड क्या है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित बताओ। अब लिगेंड किसे कहते हैं, तो भैया लिगेंड होता क्या है, ऐसे धातु या फिर धातु आयन, ठीक, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो या प्रवृत्ति हो, उसे अपन लिगेंड कहते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों एक एग्जांपल लिख लें भैया, K4FeCN6, ये एग्जांपल तो हम हमेशा से रखते हैं, याद है ना आपको, वही लिखते हैं ताकि हमेशा से आपको याद हो। अब प्यारे बच्चों ये क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, और इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले को ही लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, लिगेंड कहते हैं। अब यहां पे क्या कह रहा है जरा समझिए, ऐसे धातु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु यानी केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो, तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता भैया किसके अंदर होती है, ये जो कोष्टक के अंदर दिख रहा है बबुआ, इसी के अंदर होती है। ये जो CN है ये एक लिगेंड है, इसके अंदर इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो एक दंतुर लिगेंड, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है द्विदंतुर लिगेंड, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है त्रिदंतुर लिगेंड। ठीक है, याद रखना। तो भैया एक दंतुर और 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो तो बहुदंतुक लिगेंड होता है। तो चाहे अलग अलग परिभाषा के तौर पर पूछे तब भी आप लिख सकते हो, या सिंपल सी बात, तो ऐसे धातु या धातु आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति हो या क्षमता हो, वो लिगेंड कहलाएगा। ठीक है भैया, अब एक दंतुर पूछ ले तो वही बता दिया ना, तो ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक लिगेंड मतलब एक दंतुर लिगेंड होगा। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो 2 दंतुर लिगेंड, 3 देता है तो त्रिदंतुक लिगेंड, 3 से ज्यादा देता है बहुदंतुक लिगेंड। तो समझ में आ गया भैया, तो यहां पर क्या है, ये इसको प्रदान करेगा इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है भैया, चलिए नोट कर लेना बबुआ। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि उपसंयोजन संख्या या समन्वयन संख्या 2024 की बात बताएं आपको, यानी 2023 में ही बताएं। 23 में भैया ये 4 सेट में, 4 से 5 सेट में लगातार आ गया था, 24 में 1-2 सेट में आया था। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2018 में, यानी 18 में, 22 में, 23 में, 24 में, लेकिन 2025 में नहीं आया, मतलब कहीं नहीं दिखा। तो इसलिए भैया ये और भी ज्यादा संभावना हो, मतलब इसकी बढ़ जाती है। तो इसको स्टार बना लीजिए भैया, ताला लगा लीजिए कि क्वेश्चन टपकेगा। उपसंयोजन संख्या क्या होती है, तो सेम भैया यहां पे जो एग्जांपल समझाया उसी से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो भैया धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा, यूं लंबी चौड़ी वाली नहीं लिखाएंगे, आपको वही लिखाएंगे जो एकदम आराम से समझ में आ जाए। हमने क्या बताया, धातु आयन से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या। दाता परमाणु कौन सा होता है, जिसको अपन लिगेंड अभी तक बोल रहे हैं, क्योंकि वही तो डोनेट करता है, वही देता है। अभी भैया एग्जाम्पल के स्वरूप अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि K4FeCN6, ये एग्जाम्पल लिया था, आपको याद है भैया। तो इसमें अगर आपसे कोई बोल दे तो ये संख्या ही क्या हो जाएगी, इस संख्या को ही बोलेंगे उपसंयोजन संख्या, क्योंकि इसमें भैया दाता कितने परमाणु है,
यानी यहां पे जो दाता परमाणु है, ठीक है, दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 6 है। कितनी है भैया, तो क्योंकि यहां पर जो Fe जुड़ा है वो भैया इस तरह से बबुआ 6 Cn के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से जो Cn है क्या यहाँ पे लीगेंड है। तो भैया जो लीगेंड, इतना ऐसा भी लिख सकते हैं कि लीगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जितने बंध से जुड़ा होता है उस संख्या को ही उपसा संयोजन संख्या कहते हैं। या और भी अच्छी बात है, हमने आसान सी परिभाषा लिखा है कि धातु आयन का मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन बोलते हैं इसी को। तो धातु आयन से जुड़े दाता परमाणुओं, तो इससे जुड़ा हुआ दाता परमाणु कितना है, 6 है। तो इस संख्या को ही उपसा संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है भैया, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेना मेरे प्यारे रसगुल्लों। अब फिर आगे चलते हैं भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है कि द्विक लवण तथा संकुल यौगिक या संकुल लवण में क्या अंतर होता है। इंपॉर्टेंट है और भैया ये 25वें क्वेश्चन पूछा गया है और ये अलग अलग परिभाषा कई बार आया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग से परिभाषाएं से कि द्विक लवण क्या है और संकुल यौगिक क्या है, इसीलिए याद करो जब हम इस चैप्टर का बोले तो उपसा संयोजन यौगिक चैप्टर का 1 शॉट बता रहे थे, तो वहां द्विक लवण की भी परिभाषा बताए थे और हमने वहां संकुल यौगिक की भी परिभाषा बताया था। तो भैया आपको याद होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए भैया हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, एक ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसके बाद भैया हम अंतर समझते हैं। ठीक है, एक तरफ यहां से लिख लेते हैं भाई, इधर क्या है, द्विक लवण यानी डबल साल्ट। इधर संकुल लवण लिख लेते हैं या संकुल यौगिक, संकुल लवण। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, अगर आपको याद हो भैया हमने बताया ना वही चीज कि वहां पे परिभाषा में हमने ये बताया था द्विक लवण क्या होते हैं कि भैया ये दो या दो से अधिक सरल जो लवण है या यौगिकों के को उनको आणविक अनुपात में मिलाने से बनते हैं और इन्हें जल में घोलने पर ये अपना अस्तित्व खो देंगे, यानी आयनों में टूट जाते हैं। लेकिन जो संकुल यौगिक होते हैं या संकुल लवण, तो भैया ये अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी ये आयनों में नहीं टूटते हैं। और प्यारे बच्चों इसमें बताए थे कि द्विक लवण जो होता है इसकी संरचना सरल होती है, इसकी संरचना जटिल होती है। ठीक है, ये आराम से वियोजित हो जाएंगे, ये वियोजित नहीं होते हैं और ये आयनित होते हैं, ये अनायनित होते हैं। इस तरह ये ठोस अवस्था में प्रायः होते हैं, ये ठोस और जलीय अवस्था दोनों में होते हैं। तो भैया ये कुछ अंतर हो जाता है प्यारे बच्चों। पहला लिखेंगे भैया, पहला लिखेंगे इनकी संरचना सरल होती है, क्योंकि भैया जब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखना होगा, ज्यादा लिखना नहीं। इनकी संरचना सरल होती है, इसमें क्या होता है, इनकी संरचना जटिल होती है। ठीक है, कैसी होती है भैया, जटिल होती है। दूसरा इसमें लिखेंगे कि ये जल में वियोजित हो जाते हैं, यानी ये आयनों में टूट जाएंगे। इसमें हो जाएगा कि ये वियोजित नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं याद रखना भैया बहुत आंशिक रूप से होते हैं, इतना याद रखना। फिर नेक्स्ट अगर हम बात कर लें भैया द्विक लवण में, तो याद रखना कि ये, ठीक है, ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है भैया, ठोस अवस्था में होते हैं।
और उसके बाद भैया यहां पर प्यारे बच्चों कि ये ठोस व जलीय अवस्था में होते हैं। तो भैया परिभाषा के तौर पर हमने लिख लिया है, 2025 में आया था इसलिए आपको यहां पर बता रहे हैं। बाकी अंतर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, अंतर के भाई एक अलग से वीडियो हम लाएंगे, सब कुछ बता देंगे। बाकी इंपॉर्टेंट है, जैसे अंतर में भैया आप याद करो कि भाई क्या है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, वो तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अंतर की एक अलग से वीडियो आएगी, उसके लिए नहीं टेंशन लेना, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता दे रहे हैं। ठीक है भैया, चलिए तो स्क्रीन शॉट कर लेना बबुआ। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस मेहनत के लिए भैया लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अगर आप लाइक नहीं करते हो तो हमारा दिल टूट जाता है, इसलिए लाइक जरूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।